दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है चंपावत की जो आदमखोर बाघिन थी उसके ऊपर। जिम कॉर्बेट साहब ने पहली बार जब इस बाघिन के बारे में सुना तब वो मलानी में एडी नॉवेल्स के साथ पे जो है शिकार पे थे। थोड़ा सा एडी नॉवेल्स के बारे में बताऊं कि ये एक बड़े उच्च कोटि का इनके पास सामान हुआ करता था। ये हर चीज़ में नंबर वन थे, बड़े अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छा इनके पास शिकार कहानियों का संग्रह था। मतलब इतना शिकार इन्होंने किया था कि इनके पास में अनगिनत कहानियां थी। इनकी जो राइफल थी वो एकदम मक्खन थी। मक्खन थी द सेंस कि मतलब उसका जो निशाना था एकदम अचूक था और एकदम स्मूथ शॉट करती थी। उनका एक भाई जो है वो हिंदुस्तान का मतलब इंडिया का एक जाना माना शिकारी था। और एक भाई जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था, जो कि बेस्ट टेनिस प्लेयर था। इनका जो साला था वो दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर वन हंटर था। मतलब उसके मुकाबले का कोई दूसरा शिकारी नहीं था। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि उनके पास वो बड़ी उच्च लेवल के थे। उनका लेवल भी हाई था, उनका सामान भी बहुत उच्च क्वालिटी का हुआ करता था। तो ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि उनके साले को, जो दुनिया का नंबर वन शिकारी माना जाता था, उसको जो है सरकार ने काम दिया कि तुम ये चंपावत की बाघिन को मारो। यानी कि उसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि चंपावत की बाघिन तुमने मारनी है। लेकिन कुछ कारणों से वो शिकार कर नहीं पाए, बाघिन मार नहीं पाए। वो गए थे शिकार पे लेकिन मार नहीं पाए। इधर जिम कॉर्बेट साहब भी समझ गए कि अब जो है सरकार ने पशुओं की जो ये गतिविधियां हैं इन पे ध्यान रखना शुरू कर दिया है। करीब 4 साल के बाद में जिम कॉर्बेट साहब, मतलब अब लगाइए 4 साल तक हो गया था जब जिम कॉर्बेट साहब नैनीताल आए, तो बाघिन ने कितना शिकार किया था, कितनी आतंक उसने चंपावत में मचा रखा था, चंपावत और उसके आसपास के एरिया में। तो इन्हें पता चला कि बाघिन को मारने के लिए जो है सरकार ने इनाम रखा हुआ है, काफ़ी इनाम इनाम घोषित किया हुआ है। नई नई भर्तियां करी हैं शिकारियों की कि जाओ भाई इस बाघिन को मारो। इसके अलावा अल्मोड़ा का जो डिपो था वहाँ से जो है गुरखाओं की एक टुकड़ी को बुलाया गया था कि शिकार करिए, इस बाघिन से मुक्ति दिलाइए। लेकिन सारे प्रयास असफल हो रहे थे। बाघिन शिकार पे शिकार करती जा रही थी। इंसानों की संख्या, मतलब डेथ होने की, यानी कि मारे जाने की, शिकार होने की बढ़ती जा रही थी। उसकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। आपने टाइटल पढ़ा होगा, मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है विदेशी हत्यारन। जी, विदेशी हत्यारन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बाघिन थी ये हिंदुस्तान की नहीं थी, ये नेपाल से आई थी। नेपाल से मैं इसने करीब 200 लोगों को मार दिया था। तो वहाँ पे जो नेपाल के राजा थे उनकी जो फौज थी उसने, और जो वहाँ के जो गांव के लोग थे उन्होंने फायर और कई शोर शराबे कर कुरा करके इसका पीछा किया था। इसको भगाने की प्रोसेस शुरू करी थी। और भगाते भगाते उसको, उसने नदी पार करके इंडिया में आ गई थी। वो महाकाली जो है उसको पार करके, शारदा कहलाती टनकपुर जाके, लेकिन वो नदी पार करके ये इंडिया आ गई थी। और जब ये इंडिया आई तो ये नेपाल में करीब 200 लोगों को मार चुकी थी और 234 के करीब इंडिया में भी मार चुकी थी। बल्कि उसी टाइम में मैंने, पिछले आपको याद होगा अगर, मैंने पनार का तेंदुआ, जो मेरा पनार का आदमखोर, अगर आपने कहानी सुनी होगी तो ये उसी दौर का, वही दौर था। उसी दौर में ये दोनों एक्टिव थे, उधर तेंदुआ और इधर ये बाघिन। 400 लोग उस तेंदुए ने मार दिए थे और 438 के करीब इसने मार दिए थे, ये चंपावत वाली बाघिन ने। ये टाइगर थी, वो लेपर्ड था। तो आतंक इसका बहुत भयानक हो चुका था। अब ये क्या, जब ये इंडिया आई थी तो ये पूरी तरह से मैनीटर हो चुकी थी। मतलब पूर्ण पूर्ण आदमखोर थी।
इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। आतंक मचाया हुआ था, तहलका मचाया हुआ था इसने पूरी इलाके में। जिस टाइम ये वारदात कर रही थी, ये सब कर चल रही थी, उस टाइम में नैनीताल के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे बथाड़। तो बथाड़ साहब इन सब घटनाओं से बड़ी विचलित थे और बड़े परेशान हो गए थे कि यार क्या करूं। तो वो जिम कॉर्बेट साहब के पास आए और आकर के उन्होंने सारी कहानी समझाई और बोला कि भाई जैसे अगला कोई शिकार करती है ये बाघिन, तो आप अलर्ट रहिए, आप बिल्कुल तैयार रहे, आपको जाना पड़ेगा, आपने जाना है। जिम कॉर्बेट साहब ने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो उन्होंने पूछा बताइए क्या शर्तें हैं आपकी। तो उन्होंने कहा मेरी शर्तें ये हैं कि नंबर 1 तो आप जो आपने इनाम रखा हुआ है, इस इनाम को आप वापस ले लीजिए, और दूसरी शर्त ये है कि वहाँ पे जितने शिकारी हैं, जितने लोग वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, उन सबको आप वापस बुला लीजिए। जो अल्मोड़ा से जो गुरखा हैं उनको वापस भेज दीजिए, जो आपने अपॉइंट किए हुए हैं शिकारी उन सबको वापस बुलाइए, और इनाम की रकम जो है इस इनाम को वापस ले लीजिए। तो ऐसा करने के 2 कारण थे। एक तो ये इनाम का तो ये था कि लोग ये ना समझे कि जिम कॉर्बेट साहब जो है ये इनाम के लालच में जो है इस बाघिन को मारने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा ये था कि जो शिकारी शिकार कर रहे हो तो अमूमन तो बड़ा रिस्की होता है, ऐसे में जब एक शिकार हो और उसके पीछे कई शिकारियों के दल लगे हों, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। एक्सीडेंट इन द सेंस, मान लीजिए शिकार का जो खेल जो है, ये सारा खेल जो है आहट और आवाज़ इन्हीं में होता है। अब मान लीजिए आप चल रहे हैं, शाम है या अंधेरे का थोड़ा होने का टाइम, या कुछ ऐसा है कि आपकी विजिबिलिटी इतनी नहीं है, और थोड़ा सा आगे चल के कहीं पे आपका कोई दूसरा शिकारी दल जा रहा है और उसके चलने की आवाज़ आई, या कोई सूखे पत्थर पे या लकड़ी पे पाँव पड़े उसका, तो गोली चल जाती है। आप चाहे नहीं भी तो हो सकता है दूसरा आप पे गोली चला दे। तो ये थोड़ा रिस्की मैटर होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा रिस्क लेना उचित नहीं समझा। करीब 1 हफ्ता हो गया था। एक सुबह सुबह जो है बरसात साहब इनके पास आए, बोले कि भाई वो देवी धुरा और धूना घाट के बीच में एक गांव पड़ता है पाली, वहां से आदमखोर ने एक महिला को मार दिया है, तो अब आप निकलिए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को, जो इनके आदमी थे, बुलाया 6 आदमियों को। तो जो इनका कैंपिंग का, जो इनका कैंप किट था, जो कैंप का सामान वगैरह था, उसको उठा के ले जाने के लिए, उनकी गन्स वगैरह पकड़ने के लिए। तो ये अगले दिन नैनीताल से नाश्ता करके निकले और ये पहुँचे करीब 17 मील का सफ़र तय करके, सॉरी नैनीताल से भवाली, भवाली से अपना धानाचूली, ये सॉरी धारी, ये धारी पहुँचे। वो धानाचूली दिमाग में आ गया था, धारी पहुँचे। धारी में इन्होंने नाइट स्टे किया। अगले दिन सुबह ये उठे और वहाँ से ये पहुँचे मोरनाला। मोरनाला में इन्होंने ब्रेकफास्ट किया। फिर वहाँ से ये चले देवीधुरा। शाम को ये पहुँचे देवीधुरा। नाइट स्टे इन्होंने देवीधुरा किया। उसके अगले दिन सुबह उठ के ये चलना इन्होंने शुरू किया और शाम होने से पहले करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये पहुँच गए पाली गांव। जब ये पाली गांव जिस दिन पहुंची, ये वो लेडी को मारने के बाद का ये 5वां दिन था। मतलब 5 दिन हो गए थे उस महिला को, बाघिन को मारे हुए। बाघिन ने उस महिला को मारे हुए 5 दिन हो गए थे। जब ये पहुंचे तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे घर जो है बंद पड़े हुए हैं यार। सब ताले नहीं है, लेकिन सब लोग घर के अंदर हैं और चिटकन लगा के लॉक करके पड़े हुए हैं। ये क्या है? और इतनी बदबू फैली हुई है, मतलब टॉयलेट की। सारे बरामदे, लोगों के घरों के बाहर के बरामदे गंदे पड़े हुए हैं, स्मेल फैली हुई है, और सब लोग कोई दिख ही नहीं रहे। बड़ा अजीब इनको, मतलब ये कहाँ आ गया, मैं क्या हो गया, अजीब सी इनको फीलिंग आई। खैर इनके आदमियों ने जो है तब तक अलाव अलाव जला करके अपना चाय वाय चढ़ा दी थी, चाय वाय पी रहे थे। गांव में करीब 50 लोगों की संख्या थी, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब जोड़ जाड़ रहे हैं। तो 50 के आसपास की जनसंख्या थी, और इस टाइम तक एक भी आदमी गांव के बाहर मतलब दिख ही नहीं रहा था। ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय था कि सूरज भी नहीं डूबा अभी और कुछ हुआ भी नहीं और सब गायब है। खैर ये अपना चाय सुड़क रहे थे, चाय पी रहे थे, तो धीरे धीरे करके घर खुलने लगे। किसी घर से कहीं कोई सर निकल रहा है, कोई खिड़की से सर निकल रहा है बाहर झाँकने के लिए।
पहाड़ों में किस तरह के घर होते हैं आप जानते हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं, कोई जंगले से झांक रहा है। फिर धीरे धीरे करके लोग इनके पास आने लगे। तो जब लोग इनके पास आने लगे तो उन्होंने बताया, भाई पूछा ये सब क्या, आप लोग इतनी जल्दी सब क्या है? तो उन्होंने बताया कि 5 दिन से इन लोग जो है अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं आए हैं। जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोला भाई 5 दिन से बाहर नहीं आए मतलब? बोले साहब 3 दिन से ये जो सड़क देख रहे हैं आप, सड़क वहीं गांव के बाजू में जो करीब 100 गज की दूरी में सड़क थी, बोले इस सड़क पे जो है बाघिन रोज रात को बुरी तरह से दहाड़ रही है और वो ढूंढ रही है इंसान को। तो हम लोग तो डर के मारे घर के अंदर ही हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। और इस बात की गवाही वहाँ पे जो गंदगी पड़ी हुई थी तमाम, मैंने बताया ना कि बरामदे गंदे पड़े हुए थे, टॉयलेट से, शिट से, यूरिन वगैरह, जो उसकी स्मेल थी वो बड़ा अजीब सा, वो उनको कॉर्बेट साहब ने जो सब देखा था वो सब बात का सबूत था कि लोग निकल नहीं रहे हैं। लोगों के पास राशन समाप्त होने को था, राशन समाप्त होने वाला था, उनके भूखे रहने की नौबत आ जाती है अगर इस बाघिन का शिकार नहीं किया जाता। बड़े परेशान थे गांव के लोग। मैंने बताया ना 3 दिन से बाघिन जो है सड़क पे ही चक्कर काटी थी। अच्छा, उसी गांव के पास ढलान पे एक खेत था जिसकी अभी हाल में ही जुताई हुई थी। तो जिस दिन जिम कॉर्बेट पहुंचे थे उसी दिन दोपहर के टाइम में लोगों ने उस बाघिन को उस खेत से गुजरते हुए देखा। तो ये तो निश्चित था कि बाघिन वहीं कहीं आसपास में ही है जो छिपी हुई है, वो कभी भी सामने आ सकती है। मुखिया ने जब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, अरे कारपेट साहब आ गए, कारपेट साहब है, कारपेट साहब का नाम उन दिनों लोग पहचानने लगे थे। हालांकि इन्होंने आदमखोर नहीं मारा था, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो कारपेट साहब हैं और ये बाघिन से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। तो मुखिया ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े उसके साथ इनको एक कमरा दे दिया कि साहब आप यहाँ रहें। वो कमरा 8 लोगों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं था। इनके आदमी, ये और एक कोई और था इनके साथ में, तो 8 लोगों के रहने लायक बिल्कुल नहीं था। और मुश्किल क्या थी कि उसका जो इकलौता दरवाज़ा था वो उस बरामदे में खुलता था जहाँ पे गांव वालों की ने बड़ी गंदगी पड़ी हुई थी और उसके वजह से कमरे में बड़ी स्मेल थी। तो जिम कॉर्बेट साहब ऐसे में रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाहर ही रहूँगा। रात को हल्का फुल्का खाना वाना खाया, उसके बाद वो अपना निकल के बाहर आ गए। अपने आदमियों से उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग जो है ये कमरा बंद करो और सो जाओ। इन्होंने अपनी राइफल ली और राइफल लेकर के ये सड़क की तरफ चले गए। मूनलाइट थी और अच्छा खासा उजाला। मूनलाइट पे तो इनको तो बचपन से ही जंगलों में भटकने की आदत थी, तो इनके लिए तो मूनलाइट होना तो इनके लिए एक सोने पे सुहागा था। ये एक पेड़ पे, वही पेड़ सड़क के किनारे एक पेड़ पे पीठ टिका करके बैठ गए। सड़क सामने चमक रही थी, पूरी जो चांदनी रात थी उससे चमक रही थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे जो अमूमतः होते हैं, उनमें पत्तियां वत्तियां थी। अब वो पत्तियों की जो छाया है वो नीचे रोड में पड़ रही थी। चांदनी रात में जो छाया थी और पेड़ों की और पत्तियों की छाया थी वो रोड में पड़ रही थी। और जब कोई हवा चलती थी तो वो पत्तियां हिलती थी। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बड़ी खौफ से भरी हुई रात थी। मैं इनको कह रहे कि मुझे इस बात को बोलने में, स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, किसी तरह का कोई शर्म नहीं है कि मैं बहुत डर गया था। मुझे ये लग रहा था उन परछाइयों को देख करके कि दर्जनों बाघ मेरी तरफ आ रहे हैं जो अटैक करेंगे मेरे पे। क्या है, मैं बहुत डर गया था। हालत ये थी कि मैं अपनी जगह से गांव भी वापस नहीं जा सकता था कि चलो मैं उठूँ और गांव चले जाऊं। मैं वहां भी नहीं जा सकता था, डर के मारे मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये स्वीकार करने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है कि मैंने ये गलत फैसला लिया है। मैंने ये बाघिन को मारने का फैसला क्यों ले लिया? ये तो कहीं से भी आ सकती है। अब तो मैं पूरी तरह से बाघिन की दया पे ही आश्रित हूँ। भैया वही करेगी, जो करना होगा, मारना होगा मारेगी, छोड़ना होगा छोड़ देगी। हवा चल रही थी, ठंड थी, ये रात भर उसी पेड़ के नीचे ठंडे में बैठे रहे। सुबह के टाइम इनके आदमी आए इनको ढूंढने के लिए, तो ये घुटने में ऐसे अपना सर रख के, हाथ ऐसे रख के, सर ऐसे रख के सोए हुए मिले। और फिर इनको उठाया, खैर ये उठ के गांव की तरफ गए। तो गांव वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये इंसान जिंदा बच के कैसे आ गया रोड से? जो बाघिन 3 दिन से इतना रोड में हाहाकार कर रही थी, ये बच के कैसे आ गए? तो इन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई मुझे उन सब घरों में ले चलो जहाँ पे घटनाएं घटी और वो स्थान मुझे दिखा दो जहाँ जहाँ बाघ ने नुकसान पहुँचाया है।
मगर गांव वाले तैयार नहीं हुए। वो बस इशारे करके बता रहे थे, साहब एक घर वो वहाँ है, एक घर वो वहाँ है, एक को वो वहाँ पे मारा, ये वो इशारों में ही सब बता रहे थे, लेकिन जाने को कोई तैयार नहीं था। कैसे मारा ये कहानी बताने को हर कोई आतुर था। उस जो 5 दिन पहले जिस महिला को मारा उसको कैसे मारा ये बताने के लिए सब महिलाएं भी पुरुष भी सब तैयार थे। तो उन्होंने बताया कि साहब ये महिला जो है ये गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ करीब 20-22 जो भी रही होंगी उनके साथ गई हुई थी सामने ही जंगल में, ये जो सामने का जंगल है, और पेड़ पे चढ़ के पत्तियां काट रही थी। हमारे जैसे बोलते हैं ना, पर वो मवेशियों के लिए छटाई कर दी जाती है पेड़ों से पत्तियों की, और टहनियाँ जो नई नहीं होती वो बड़े चाव से गाय वगैरह खाती हैं। तो ये सब गई हुई थी, तो हर कोई अपने अपने पेड़ में, मतलब जो भी पेड़ जिसको अच्छा लगा उस पर चढ़ गई। तो ये महिला भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई, इसने अपनी छटाई करनी शुरू करी, और काटने के बाद में जो अपने मतलब भर की इसने काट ली। इससे शायद औरत से थोड़ा तेज पहले काट लिए थे अपने मतलब भर की जो पत्तियां थी, और उसके बाद इसने जो है उतरना शुरू किया। ये उतरती आ रही थी नीचे को, तभी बाघ इसके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ था। और पता नहीं वो जब ये बिल्कुल नीचे पहुंचने वाली थी, इसने एक हाथ से एक टहनी को पकड़ रखा था, और एक पांव दूसरी नीचे वाली शाखा पे रखा हुआ था, और एक पांव इसका नीचे लटका हुआ था। ये नीचे उतर रही थी। पता नहीं कहाँ से एक बाघिन आई, वो उछली, मतलब खड़ी हुई अपनी पिछली टांगों में, और उसने इसके पांव को पकड़ा। पांव पकड़ के उससे खींचा। खींचा तो उसने ताकत लगा के रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो फिसलते फिसलते वो नीचे गिर गई। बाघ उसको नीचे वहीं पे जो नीचे गधेरा था, पहाड़ी नाला कह लीजिए, वहां पे उसको ले गई, और वहां पे जाकर के उसने जमीन में उसको रख दिया। अब वो महिला उठने की कोशिश करने लगी, तब तक बाघिन ने उसकी गर्दन, उसके गले को पकड़ा और उसकी गर्दन को तोड़ दिया, और उसको लेकर के वो सामने की तरफ उसने नदी को, वो जो गधेरा था पहाड़ी जो नाला था, उसको पार किया। पार करके पीछे झाड़ियों में और जंगल की तरफ को चला गया। सारी घटना जो है इन लड़कियों ने उन अपने अपने पेड़ों के ऊपर से बैठ के देखी थी कि नीचे ये सब घट रहा है, लेकिन क्या करते, सिर्फ देख सकते थे, चिल्लाने लगे। बाघिन को क्या फर्क पड़ना था, वो तो आधी हो चुकी थी, 200 नेपाल में कर चुकी थी, 200 यहाँ कर चुकी थी, तो वो तो उसके लिए कोई इनकी चिल्लाट विल्लाट से कोई फर्क नहीं पड़ना था। खैर जब बाघिन थोड़ा ओझल हो गई उस औरत को लेकर के, तो ये सब उतरी और बड़ी तेजी से गांव की तरफ भागी। जब ये गांव में भागी तो जो गांव के जो पुरुष थे वो सब जो है इनका, वो दिन में अपना खेतों से अपना घर आते हैं, खाना वाना खाने के लिए आए हुए थे, तो इनकी आवाज़ सुन करके वो सब निकले बाहर। और क्या हुआ क्या हुआ, क्या कि अरे ऐसा ऐसा हो गया। वो बाघिन जो है, वो बाघ या बाघिन जो भी, उस टाइम तक तो पता नहीं था, वो जो है उस औरत को ले गई, हमारी फलानी जो भी रही उनकी रिश्तेदार। तो सारे आदमियों ने जिसको जो मिला, धातु का जो भी सामान मिला, बर्तन वर्तन ढोल जो मिला, वो लेकर के वो चल दिए उस औरत को ढूंढने के लिए। तो ये ढोल वोल बजाते हुए, थाली वाली पीटते हुए, जो भी धातु का जो भी बर्तन है उसको पीटते पीटते हल्ला करते हुए जा रहे थे। बाघिन एकदम से एक जगह से गरजाई, बड़ी जोर से उससे गर्जना करी, दहाड़ी। ये सब ने दौड़ लगा दी। ये सब दौड़ के जो है घर वापस। अब जो है जब गांव पहुंच गए तो उसके बाद फिर वही कार्यक्रम अपना शुरू, जो एक अमूमन इंसान में होता है, दोषारोपण का, कि इसने पहले भागा, अरे नहीं वो पहले भागा, अरे उसने कहा भागो, और मैंने थोड़ी कहा भागो, वो पीछे उसने कहा भागो। तो खैर ये सब चलने लगा। थोड़ी देर में एक जो भी सब एक ठीक ठाक इंसान, उससे बोला भाई चलो रहने दो, जो हुआ हुआ। ऐसा है, अगर तुम सब लोग वाकई में इतने हिम्मती हो तो चलो दोबारा चलते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए, डिसाइड हो गया फाइनली कि चलो अब दोबारा चला जाए, और अब जो है अपनी जो महिला को ले गए उसको हम लेकर के ही आएंगे, अब कोई भागना नहीं। अब ये दोबारा गए। अब जब ये उस जगह में पहुंचे जहाँ पे बाघिन दहाड़ी थी, तो इनके बीच में से एक आदमी ने अपनी गन से फायर कर दिया। फायर कर दिया तो वहीं झाड़ी के पीछे बाघिन निकल के आई बाहर, और बाहर आकर के इनकी तरफ देख के दहाड़ी। तो इन लोगों ने फिर हिम्मत इनकी नहीं हुई, इन लोगों ने अब बाघिन से शिकार छुड़ाने का जो कार्यक्रम बनाया था उसको त्याग दिया। उससे बोला नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसको ये पॉसिबल नहीं है, चलो वापस।
कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा, भाई तूने जब गोली चलाई तो तूने झाड़ी में क्यों नहीं चलाई, हवा में क्यों चलाई? तो उसका जवाब था कि साहब देखिए, बाघिन तो वैसे ही बहुत गुस्से में थी, अगर मैं गोली मारता, पहले तो कोई ज़रूरी नहीं कि गोली उसके लगती, मान लो एक दो छर्रे भी उसके लग जाते, तो वो इतना चिढ़ जाती और फिर वो मेरे को तो 100% मार ही देती, मेरे को बिना मारे उसको चैन नहीं मिलता। खैर, उस दिन इन्होंने सुबह का समय जो है अपने गांव के 2-3 चक्कर लगाए, तब सब गांव की गलियों में इधर उधर, कि कहीं पे बाघ के जो पंजे हैं वो कहीं दिख जाएं, कुछ इनको पता चले। और ये थोड़ा डर भी रहे थे, और क्योंकि मैन ईटर कभी इन्होंने लाइफ में पहले मारा नहीं था, नया एक्सपीरियंस था इनके लिए मैन ईटर को मारना। वैसे तो बहुत बाघ मारे थे, वैसे तो बहुत शिकार किया था, लेकिन मैन ईटर थोड़ा सा अलग हो जाता है हिसाब किताब। ये इनकी जो बात की कहानियाँ हैं उसमें कई जगह पे प्रकट होता है इनका एक्सपीरियंस, किस तरह से इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था। तो बहरहाल यहाँ पे ये जो बात थी, चक्कर लगाया और ये कह रहे कि मुझे डर ये था कि कहीं किसी जगह से बाघिन एकदम सामने ना आ जाए, थोड़ा सा एक डर, एक कौतूहल और कुछ इस टाइप का माहौल था। अचानक एक झाड़ी में से कुछ जो ये खलीस विजेंट होते हैं, ये एकदम से फड़फड़ाते हुए उठे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को ये लगा कि कुछ देर के लिए मेरे हृदय की जो धड़कन है ये रुक गई है, क्या थोड़ा सा डर और खौफ तो था ही बाघिन का। तो इतनी देर में जो है इनके आदमियों ने एक अखरोट के पेड़ के नीचे इनके व्यवस्था कर दी थी खाने पीने के लिए। तो बढ़िया पेड़ के नीचे साफ सफाई करी गई और वहाँ पे इनका खाना वाना लगा करके ये आए, इन्होंने खाना वाना खाया। खाना खाए के बैठे ही थे कि गांव का मुखिया आया, बोला साहब ऐसा है, आपके आने से हम लोगों की थोड़ा हिम्मत हो रही है कि हम अपने खेत की जुताई कर सकें, ये फसल का कटान कर सकें, क्योंकि कटान का टाइम है, अगर अभी सही टाइम में नहीं किया तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। तो वो करीब 7 खेत थे जिनकी कटान होने थे। तो जिम कॉर्बेट साहब को क्या परेशानी हो सकती थी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खड़े हो जाएंगे और आप जो है अपना खेतों की कटान शुरू कर दो। तो जिम कॉर्बेट और उनके आदमी भी हेल्प करने लगे और जिम कॉर्बेट खुद गन लेकर के जो है उनके सब चक्कर लगाने लगे कि कहीं से कोई खतरा ना हो। उन लोगों ने बहुत तेज़ी से, सारे गांव वालों ने मिल के 5 खेत के का कटान कर लिया। टोटल 7 खेत थे, अब 2 खेत जो बच गए थे वो घरों के नज़दीक थे। तो मुखिया ने कहा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब ये जो घर के पास के जो 2 खेत हैं इनको हम कर लेंगे, ये अब हो जाएगा। इधर गांव की साफ़ सफाई वगैरह भी हो गई थी और जिम कॉर्बेट साहब के लिए एक बहुत बढ़िया कमरा साफ करके तैयार कर दिया गया था कि जिम कॉर्बेट साहब इस कमरे में रह लें। तो उस कमरे में जिम कॉर्बेट साहब गए, उन्होंने दरवाजे को खुला रखने का बोला कि भाई जरा दरवाज़ा बंद मत करना। तो लोगों ने खूब कटीली झाड़ियाँ ला करके दरवाजे की जगह पर लगा दी कि जिससे फ्रेश एयर तो अंदर जाए, लेकिन बाघिन ना जा सके, बाघिन आए तो झाड़ियों की आवाज़ हो तो ये शिकार कर सकें। तो झाड़ वाड़ लगा करके बिल्कुल करके कमरा कर लिया। जिम कॉर्बेट साहब को भी पिछली रात की भी जो नींद थी वो भी ये पूरी करनी थी, तो ये अपना सो गए। और जिम कॉर्बेट साहब उस गांव में ये देख करके अब जो है गांव के लोग भी थोड़ा, उनका हौसला भी बढ़ गया था और वो थोड़ा सा आसपास टहलने भी लगे थे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आया था कि वो जो है कॉर्बेट साहब को ले जा करके सब दिखा सकें। ये थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या बात थी, वो इतना खौफजदा थे, इतना डरे हुए थे कि वो जंगल की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे, सोच ही नहीं रहे थे। और जिम कॉर्बेट साहब को जंगल में जाना बहुत ज़रूरी था और यही लोग थे जो जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, वही इनको घुमा सकते थे उस पूरे एरिया में जहाँ से ये बाघ के पाँव के निशान देख सकें। अच्छा, बाघ के पाँव के निशान देखेंगे तभी इनको पता चल, बाघ की जानकारी मिलेगी कि भाई ये नर है, मादा है, बाघ है, बाघिन है, यंग एज में है या अभी मतलब बुजुर्ग हो गई है, घायल है। तो जो भी है मतलब बाघ की जानकारी इनको बाघ के पंजे देख करके ही मिल सकती थी। अब ये सुबह जल्दी उठे, चाय पी करके ये मुखिया के पास गए और मुखिया से जाके बोले भाई ऐसा है कि मुझे अपने आदमियों के खाने के लिए मांस की व्यवस्था करनी है, मीट। तो कहीं आप बता सकते हो कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए जहाँ हमें घुरड़ मिल जाए? तो मुखिया ने बताया कि साहब यहीं से थोड़ा सा दूर चल के आगे जा करके वहाँ पे फलानी जगह में एक मैदान है और वहाँ पे
घुरड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा बहुतायत में है, घुरड़ों की संख्या बहुत है वहाँ पे, आपको बड़ी आसानी से शिकार मिल जाएगा। बताया क्या, गांव के कुछ लोग तैयार हो गए साथ में चलने के लिए। जिम कॉर्बेट साहब ने 2 आदमियों को अपने साथ लिया, 3 आदमियों को अपने साथ लिया और जाने की तैयारी करने लगे। अब जिम कॉर्बेट साहब मन ही मन बड़े खुश हो गए कि चलो अब जंगल में जाने का मौका मिलेगा, मैं थोड़े बाघ के निशान निशान देख लूँगा। और लेकिन ये खुशी उन्होंने जो है गाँव वालों के ऊपर जाहिर नहीं होने दी कि यार कहीं ये समझ ना जाए। तो ये तो बिल्कुल मतलब ठीक है, चलो शिकार के लिए जाना है, ये वो करके ये लोग अपना चल दिए। ये नीचे रोड में उतरे, रोड पार करके जो है सामने थोड़ा सा इनको चढ़ना था, ऊपर चढ़े। उसके बाद फिर 1 मील करीब आगे जा करके एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन में पहुंचे जहाँ पे नीचे मैदान में खूब हरी घास लगी हुई थी और ऐसे जंगल है पूरा, और बहुत ही खूबसूरत चंपावत का वो एरिया, पाली गांव के आसपास का वो एरिया। जिम कॉर्बेट साहब ऐसी एक चीड़ का पेड़ था, उस पर पीठ लगा करके बैठ गए और निहार रहे थे पूरे उस एरिया को, उस जंगल को, और साथ साथ उसकी उनकी जो खोजी नजरें थी वो भी सब देख रही थी कहीं पे कुछ है कि नहीं। और जाते टाइम भी सावधानी पूर्वक इधर उधर नजरें रखते हुए, जंगल की आवाज़ें सुनते हुए बिल्कुल अलर्ट होकर के वो चल रहे थे। इन्होंने मुखिया से कहा था कि अगर आपके कहे अनुसार वहाँ पे इतने घुरड़ हैं, इतने ज़्यादा घुरड़ हैं, तो 1 घुरड़ तो मैं अपने आदमियों के लिए और बाकी 2 जो है मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, यानी कि आपके और गांव वालों के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत राशन मतलब खाने के लिए कुछ हो जाए। तो मुखिया भी बड़ा खुश था कि आज तो कुछ मिल ही जाएगा बढ़िया। अब ये इन्होंने अब से करीब 200 गज की आगे डिस्टेंस पे देखा कि वहाँ पे जो है कुछ हलचल झाड़ के बीच में हो रही है, झाड़ियों के बीच में कुछ हलचल सी हो रही है। इन्होंने गौर से देखा तो इनको घुरड़ के कान दिखाई पड़े, जो अपने कान हिला रहा था। तो इन्होंने उन आदमियों से कहा जो इनके साथ में थे कि वो देखो वहाँ पे घुरड़ खड़ा है। तो उन्होंने कहा साहब कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा है। अब वो घुरड़ का जो सर था जो इनको दिख रहा था वो भी थोड़ा सा पत्तियों के साथ हिल मिल गया था। तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो रहने दो, तुम एक काम करो, तुम मुझे देखो, मैं जहाँ पे निशाना मार रहा हूँ वहाँ पे देखना, तुम्हें दिख जाएगा। ये वहीं पे लेट गए, लेट करके इन्होंने गन उठाई और वहाँ पे इनके पास जो राइफल थी वो मार्टिनरी हेनरी राइफल थी, जिसका निशाना बड़ा अचूक था और उस टाइम की बेस्ट राइफलों में एक राइफल ये मानी जाती थी उस टाइम में। और एकदम जो उसकी रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ये तो जो घुरड़ था ये तो मात्र 200 गज में था, तो ये तो बहुत ही प्यार से एकदम मक्खन शिकार था इस राइफल के लिए। तो इन्होंने लेटे और लेकर के गोली चलाई। गोली चलाई तो गोली चलने से क्या हुआ, गोली निकली और जो गोली के पीछे धुआं, काला धुआं इनकी राइफल के सामने छा गया, तो इनको सामने दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन उन लोगों ने देखा कि गोली कहाँ गई है, तो उन्होंने देखा कि पत्तियों के बीच से कहीं पर जाके गई है। और उन्होंने बोला अरे साहब कुछ नहीं हुआ, कोई घुरड़ उड़ड़ कुछ नहीं है, पीछे वो चट्टान के ऊपर जाके गोली लगी है, कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने दोबारा गन लोड करी और फिर लेके निशाना लेने लगे। तो इनको जो है घुरड़ के पाँव दिखाई पड़े, पाँव दिखे और उसके बाद में घुरड़ का शरीर दिखा जो बड़ी तेजी से रोल करते 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 इनके सामने नीचे खाई में जो घास का मैदान था वहाँ पे आके गिरा। जब वो गिरा तो वहाँ पे 2 घुरड़ और खड़े थे, वो दौड़ गए ऊपर की तरफ को, वो ऊपर की तरफ दौड़े और एक जगह पे अब इन्होंने देख लिया उनको दौड़ के आते हुए। अब ये इंतज़ार करने लगे कि ये थोड़ा स्पीड इनकी कम हो। और जब उन्होंने अपनी स्पीड कम करी तो वो इनके और नज़दीक आ गए थे, लेकिन थोड़ा सा एंगल थोड़ा अलग था। एंगल ऐसा हो गया था कि अब ये लेटे लेटे सामने फायर करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कम से कम 60 डिग्री में ऐसे निशाना लगा के चलाना राइफल को लेट करके बताते बड़ा मुश्किल होता है। और कई हज़ार गोलियों में एक गोली ऐसी हो जो निशाने पे सही बैठ जाए, ऐसी पोजीशन में निशाना लगाने में। खैर वो घुरड़ थोड़ा हल्का हुआ तो इन्होंने गोली मारी, वो घुरड़ की पीठ पे लगी और वो वहीं से गिरा और वो भी नीचे लुढ़कने लगा। तो जो आगे वाला घुरड़ था वो रुक के देखने लगा क्या हुआ, तो इतने में इन्होंने तीसरा फायर कर दिया। वो उसके कंधे अंधे के आसपास कहीं पे लगा और वो भी जो है बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा। अब तीनों घुरड़ जो है एक ही जगह पे आके गिर गए। जो गांव वाले जो देख रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित, उन्होंने बोला अरे यार ये क्या है यार,
ये कैसे हो गया? इन्होंने मतलब 3 फायर में 3 गोली मारी और 3 घुसड़ गिरा दिए। वो बड़े आश्चर्यचकित। अब वो बाघिन को भूल गए। अब उनके दिमाग में यही चलने लगा कि यार इनको जुगाड़ करो जंगल घर ले जाने का, घुरड़ों को कैसे घुरड़ों को ले जाना है। तो वो अब इस पे अपना बिजी हो गए। अब ये जो है, जो अभियान था ये काफ़ी सफल रहा था। नंबर एक तो इन गांव वालों के लिए और इनके आदमियों के लिए मांस का इंतजाम हो गया था, और दूसरी चीज़ ये भी कि गांव वालों का जो विश्वास था वो इनके ऊपर अडिग हो गया था कि हाँ यार यही अब हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो सुबह के दिन, अगले दिन जो हुआ, तो सुबह के टाइम में जब घुड़ड़ों की खाल उतारी जा रही थी, तो उस टाइम में जो वो 3 लोग थे वो बिल्कुल नेता बन के पूरा मुआयना कर रहे थे। सब देख रहे थे भाई सबके लिए सही हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल अपना एक्टिव थे और वो बातें कर रहे थे। उस टाइम जिम कॉर्बेट साहब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। तो वो बात कर रहे थे, अरे क्या बात है साहब की, तो कमाल की बात है। मैंने कहा अच्छा क्या क्या हुआ? अब बाकी लोग पूछे भाई कौतूहल से क्या हुआ क्या हुआ। कह रहे साहब ने पहले एक को मारा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को मारा, 1 मील की दूरी में मार दिया। वो डिस्टेंस जो है ना 1 मील पहाड़ में, तो हमारे लगा यही है, नज़दीकी है कहते हैं ना, यही छू वो यही छू। तो 1 मील की दूरी में जो है इन तीनों को मार दिया। और तीनों को मार नहीं दिया सिर्फ, वो तीनों लुढ़कते हुए सीधे साहब के पाँव में आकर के गिरे, पाँव में। तो जिम कॉर्बेट साहब आनंद ले रहे थे इनकी बातों का। तो इतने में मुखिया आया, बोला हाँ साहब बताइए आपको कितने आदमी चाहिए हैं घूमने के लिए, मतलब जगह देखने के लिए। तो इन्होंने उन 3 आदमियों में से 2 आदमी ले लिए और कुछ गांव वालों को बोला कि बस चलिए पहले चलते हैं। तो ये पहले उस महिला के घर गए। उसके देखिए, हम हिंदू, जो उत्तराखंड में हिंदू बाहुल्य है, उस टाइम में तो और ज़्यादा था। तो हम लोग के यहाँ दाह संस्कार की एक मतलब हमारे यहाँ किसी भी मृतक का दाह संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले। शरीर का संस्कार किया जाता है, पूरा जला दिया जाता है। अब कुछ केस ऐसे, जैसे ये बाघ वाघ वाला केस है, तो इसमें होता है कि भाई कुछ भी मिल जाए, शरीर का कोई हिस्सा मिल जाए, कोई अवशेष मिल जाए, तो उसी का संस्कार कर दिया जाएगा और मृतक की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये हम लोगों की एक मान्यता है। तो उन्होंने भी जिम कॉर्बेट साहब से जो है रिक्वेस्ट करी कि साहब जो भी हो, थोड़ा जो भी उसके रिमेंस, जो भी कुछ बचा कुछ अवशेष जो भी हो, वो ला के मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और अब ये चले उस जगह पे। जिम कॉर्बेट साहब बचपन से जंगल में ही रहे थे, जंगल की साइंस बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा कोई चाहिए था जो वहाँ चल के इनको दिखाए, बताए कैसे क्या हुआ। खैर ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के इन्होंने देखा कि जो पेड़ है कि ये बाघिन आई कहाँ से होगी। तो इन्होंने मुआयना किया, देखा कि यार ये जो नीचे गधेरा बह रहा है, गधेरा बोलते पहाड़ी नाले को, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। तो ये जो पहाड़ी नाला जो है, गधेरा जो बह रहा है, ये यहीं से जो है, इसी के सकरा सा जो ये रास्ता है, ये यहीं से आई होगी, क्योंकि इकलौता रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पे आने का। छिपते छिपाते अगर आना है तो यही रास्ता इकलौता बसता है। तो वो गए वहाँ पे और उस रास्ते से जा करके उन्होंने वो जो पहाड़ी नाला था उसको पार किया। पार करके थोड़ा सा आगे बढ़े, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा पहले पहले का सुनिए। इन्होंने वो पेड़ देखा। तो पेड़ में इन्होंने देखा कि वो जो शाखा थी जो उसने पकड़ रखा था, जब बाघिन ने उसको, महिला को पकड़ के खींचा, तो उसने शाखा को टाइट से पकड़ लिया होगा, है ना, एकदम टाइट जकड़ लिया होगा। लेकिन बाघिन की ताकत के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, ताकत हम लोगों की, इंसानों की। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छूटते 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 टहनी छूटी थी जब वो नीचे गिरी मैदान में। तो जो ये हथेली की जो स्किन जो है इसकी, ये उस पर चिपकी हुई थी, उधड़ गई होगी और ये चिपकी हुई थी इसके टुकड़े। तो ये पेड़ इनको समझ में आ गया कि ये, और उसी से उस जगह को इन्होंने देखा जहाँ पे उस महिला को बाघिन ने पाँव छोड़ा था। तो वहाँ पे खून पड़ा हुआ था बहुत सारा, और वहीं से जो है बाघिन ने उसकी गर्दन तोड़ के उसको जंगल में ले गई थी। तो जो खून था वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ को जा रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब चल दिए खून के पीछे पीछे। जब ये उस जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे एक झाड़ी थी जिसके पीछे उस महिला को बाघिन ने खाया था। वो कोई बहुत दूर जाना नहीं पड़ा था। वहाँ पे उसके थोड़े कपड़े और थोड़े से कुछ अवशेष मिले, जिसको गांव वालों ने एक कपड़े में, एक जो अपने साथ कपड़ा लाए थे उस पर भर लिया और लेकर के ये गांव आ गए।
गाँव आए, गाँव आने के बाद में मतलब इतना अवशेष हो गया था कि उसका अंत्येष्टि हो सके। अच्छा, यहाँ के लोगों में एक धारणा थी कि जो बाघ है वो इंसान का चेहरा, सर, चेहरा, हाथ और पाँव नहीं खाता है। ये गलत अवधारणा है। शेर पूरा खाता है, लेकिन ये लोग मानते थे कि शेर सिर्फ बीच का हिस्सा खाता है, पूरा नहीं खाता है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इनका रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। बाघ को अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो पूरा शरीर खाता है, पूरा पूरा सर से लेके पाँव तक पूरा खाता है। यहाँ तक कि वो तो खून से सने हुए कपड़े तक नहीं छोड़ता है। आपको याद होगा जब मैंने तल्ला देश हाँ, तल्ला देश के आदमखोर की कहानी सुनाई थी, तो जो दो बाघ के बच्चे जो जवान हो चुके थे, एक दो दिन में अपनी माँ को छोड़ के जाने वाले थे, उनको जब मारा था 3 बाघों को, तो उनमें से 2 जो बच्चे थे उनके जब खाल निकाल रहे थे तो पेट के अंदर से कपड़े निकले थे खून से सने हुए। तो ये वहाँ से प्रूव होता है कि बाघ कपड़े भी खा जाता है। अच्छा, अब ये दूसरे घर की तरफ गए कि भाई दूसरा घर कौन सा है, वहाँ भी चलो वो भी देख लेते हैं। तो वो जो घर था वो सड़क, गांव से सड़क पे जाके सड़क के उस पार था। वहाँ पे उस आदमी की कुछ एकड़ खेती थी और उसने वहीं पे अपना एक मकान बना लिया था। उसके घर में, उसकी झोपड़ी में, मकान कहना एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उस टाइम में मकान क्या, झोपड़े ही हुआ करते थे। तो उसकी जो झोपड़ी थी उस पर वो, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और उसकी 2 बहनें रहते थे। इतने लोग उस घर पे रहते थे। तो हुआ ये था कि वो दोनों बहनें एक दिन जंगल गई थी घास काटने के लिए, जो कि गांव से बहुत दूर नहीं था, गांव के बिल्कुल सामने ही था, बिल्कुल सामने, कोई दूर नहीं था। तो पता नहीं कहाँ से एक बाघ आया और उसने बड़ी बहन को पकड़ा और लेकर के भागा। वो भागा तो उसके पीछे से जो है दराती लेकर के छोटी बहन भी चिल्लाते हुए भागी। छोटी बहन की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो गांव में आई, तो गांव वालों ने घर से निकल के झांक के देखना शुरू किया क्या हो रहा है। तो देखा कि आगे आगे जो है बाघ जो है बड़ी बहन को लेकर के जा रहा है और पीछे बहन जो है वो दराती जो होती है वो लेकर के दौड़ रही है और चिल्लाते हुए जा रही है, कह रही है अरे दीदी को छोड़ दे, बहन को छोड़ दे, दीदी को छोड़ दे, तू मुझे ले जा, मुझे ले जा। तो करीब बाघ जो है 100 गज तक गया और ये पीछे पीछे दौड़ रही थी। और वहाँ पे उसने आराम से अपने उसकी बड़ी बहन को ज़मीन में रखा और पलटा, पलट के बड़ी जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुन के छोटी बहन उल्टे पांव वापस दौड़ी गांव की तरफ को और इतनी तेज भागी। और उस ये सब चीज़ें गांव वाले देख रहे हैं, सामने घटती हुई देख रहे हैं, उस नीडर लड़की को भी देख रहे हैं कि कैसे वो आगे इनके पीछे भाग रही है। लेकिन उसके बाद जब गांव की तरफ दौड़ के आ रही तो इन लोग देख रहे हैं उसको कि गांव की तरफ दौड़ते हुए भी आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो इतनी तेज दौड़ी कि उसकी जो सांस थी धौकने की तरह चल रही थी, इतनी बुरी तरह हाँफ रही थी कि अटक अटक के शब्द निकल रहे थे और कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वो हमेशा के लिए अपनी आवाज़ उसने खो दी। इतना गहरा उसको झटका लगा था कि उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। जिम कॉर्बेट साहब उसके घर गए तो वो महिला जो छोटी बहन थी वो कपड़े धो रही थी और बड़ी सामान्य लग रही थी। उसको देख के लग नहीं रहा था कि इसकी आवाज़ नहीं है या किसी उससे है। और उसके पास गए और उससे बोले कि मैं उस बाघ को मारने के लिए आया हूँ जिस बाघ ने तुम्हारी बहन को मारा था, उस बाघिन को। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब समझ गए थे वहाँ पे उसको, उनको खून की रेखाओं के साथ साथ जो पगमार्क जो दिखाई पड़े थे उससे समझ गए थे कि ये बाघिन है और ये अधेड़ अवस्था में पहुँच चुकी है। यानी कि बहुत ज़्यादा बुढ़ी नहीं है लेकिन जवान भी नहीं है, बुजुर्ग और जवान के बीच की जो स्टेज है उस पर पहुँची हुई है। तो मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। तो उसने बड़ी कृतज्ञता से इनके हाथ जोड़े और आंखों में एक दुख का एक लकीर उसकी आ गई और डबडबा गई आंखें और उससे जिम कॉर्बेट साहब के पाँव पकड़ लिए। अब जब पाँव पकड़ लिए तो जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी अजीब सी फीलिंग आई कि यार मैं कोई ढोंगी तो नहीं हूँ। अपने आप को खुद के लिए बोलते हैं कि यार मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ढोंगी हूँ। अब बताओ मैं कैसे मारूंगा, मैं कह तो दिया कि मारने के लिए आया हूँ, मैं कैसे मारूंगा, वो भी इस बाघिन को जिस बाघिन के लिए ये पता है कि इसका जो एरिया है, टेरिटरी है, वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 100 वर्ग जो किलोमीटर का एरिया आप लगा लीजिए कितना होता है।
उतने एरिया में कितने गांव होंगे, कितनी बस्तियां होंगी, उतने सब जगह पे वो शिकार कर रही है, कोई एक ठिकाना उसका है नहीं। और ये भी उसके बारे में बताया जाता है कि एक बार जहाँ पे शिकार कर रही है उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक वहाँ पे लौट के नहीं आती है, कहीं और निकल जाती है। तो ऐसे में मैं इसको कैसे क्या करूँ, तो मतलब बड़ा अजीब सा इनको वो लगने लगा यार कि आया हूँ नरभक्षी को मारने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक पोजीशन ये इनके लिए थी कि एक भूसे के ढेर में जैसे सुई को ढूंढना हो, बड़े अधेड़। और बता एक होती ना, आप लोग के साथ में भी कोई कभी कई बार इस तरह की सिचुएशन आई होगी कि यार करने के लिए गए हैं लेकिन आपको पर्टिकुलर वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, या वो उसकी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है आपको। और नैनीताल से निकलते वक्त जिम कॉर्बेट साहब ने कुछ योजनाएं बनाई थी। पहली योजना में तो ये अमल कर चुके थे जंगल में बैठ के रात में, और उसको दोबारा करने की इनकी हिम्मत भी नहीं थी, और वो सही भी नहीं था दोबारा उस कोशिश को करना। और दूसरी जो योजनाएं थी वो अनुरूप नहीं लग रही थी कि यहाँ पे वो अपनाई जाए, आजमाई जाए। और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं था जो इनको परामर्श दे सके, क्योंकि उत्तराखंड की पहली मैन ईटर थी। दोस्तों, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं इस भाग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाता हूँ। तो मैंने आज, आप मान के चलिए, दूसरी बहन के घर से ये निकल, अब जो जिन बहनों में से एक बहन को मारा था वहाँ से तक की मैंने आपको कहानी सुना दी है, और इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दें। लाइक कमेंट तो अपने पुराने सारे दोस्तों से कहूँगा कि लाइक कमेंट जरूर किया करें, मेरा हौसला बढ़ता है, हिम्मत आती है आप लोगों के सामने कहानी लाने की। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबसे परमिशन चाहता हूँ, और दूसरे भाग के साथ कल मिलता हूँ। इंतज़ार कीजिए और आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती।